नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के सायंकालीन संस्करण में। और आज हम बात कर रहे हैं भारतीय राजनीति के उस पहलू की जिसमें यह पता नहीं चल रहा है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया या पहाड़ ही उसके ऊपर टूट कर गिर गया। आज हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हैं ओंकार चौधरी जी, आपके जाने पहचाने, और मनीष ठाकुर जी, आपके जाने पहचाने। स्वागत है आपका ओंकार जी और मनीष जी। आपको भी नमस्कार नमस्कार, दर्शकों को सभी भी दर्शकों को नमस्कार। अब आप से प्रश्न है, मैं आरंभ करता हूँ ओंकार जी से कि ये जो हम देख रहे हैं इस समय घटित हो रहा है कांग्रेस पार्टी में, उसमें लोग कह रहे हैं कि अशोक गहलोत का कद घट गया। तो अशोक गहलोत के ऊपर जो पहाड़ टूटा, तो पहाड़ जो टूट के गिरा तो पहाड़ का भी कद घट गया। तो ऊंट के ऊपर जब पहाड़ टूट के गिरेगा तो पहाड़ का भी कद घटेगा, तो ऊंट तो दब गया, पहाड़ का कद घट गया। और मुझे लगता है कि इसकी जो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है वो बिना कुछ किए भारतीय जनता पार्टी। आप क्या सोचते हैं? देखिए, मुहावरा आपने बड़ा अच्छा दिया है और शीर्षक भी बहुत ही आकर्षक है। पर पहाड़ की अपनी एक गरिमा भी होती है, मर्यादा भी होती है, उसकी एक मजबूती भी होती है और उसकी अपनी एक पहचान भी होती है। ये सारे तत्वों से मिलकर के एक पर्वत का निर्माण होता है और आसपास छोटी-छोटी जो चोटियां होती हैं, उनसे मिलकर के फिर एक बड़ा पहाड़ बनता है। ये जो छोटी-छोटी चोटियां हैं, इनमें अगर लगातार स्खलन होता रहे या वही बड़े पहाड़ के को चुनौती देने के अंदाज में सिर उठाने लगें, तो फिर मुश्किलें पेश आती हैं। देखिए, हमें इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए थोड़ा-सा पीछे जाना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। तो ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व जिसको बोलते हैं, हाई कमांड बोलते हैं, उसको कई तरफ से चुनौतियां मिल रही हैं। बाहर से भी चुनौतियां हैं, वो चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में नीतीश कुमार हों, के चंद्रशेखर राव हों, शरद पवार हो, या अलग अलग राज्यों के जो क्षेत्रीय दलों के क्षत्रप हैं, नेता हैं, उनकी तरफ से भी एक चुनौती है। वो अब इस परिवार को उतना भाव देने को तैयार ही नहीं है। इसी तरीके से कांग्रेस के भीतर से भी इनको चुनौती मिल रही है। अगर वो चुनौती ना होती तो ये अध्यक्ष पद के लिए चुनाव ही ना कराते। जो चुनाव का स्वांग रचा जा रहा है, ये करने की इनको जरूरत ही ना पड़ती। वरना क्या जरूरत है कि सन 2000 के बाद अब 22 साल बाद चुनाव का पूरा एक प्रहसन जो है वो दिखाई दे रहा है, और प्रहसन भी ऐसा जो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। एक ऐसे 80 साल के बुजुर्ग को आप ले आए जो पूरी तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह 10 जनपद का ताबेदार है, यस-मैन है। अगर यस-मैन ना होता, अगर 10 जनपद उन पर पूरी तरीके से भरोसा ना करता, तो ना उनको 2014 में लोकसभा में संसदीय दल का नेता बनाया जाता, और फिर जब 2019 में वो चुनाव हार गए तो फिर राज्यसभा में ले आए। वहां उनको गुलाम नबी आजाद की जगह 2020 में नेता प्रतिपक्ष बना दिया। और इतना ही नहीं, जो आपका नेशनल हेराल्ड है, जिसको लेकर के राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है, वहां भी आपने उनको प्रिंसिपल ऑफिसर बना रखा है। तो मल्लिका अर्जुन खड़गे जैसे ही नॉमिनेशन के लिए तय हुए, तैयार हुए, वैसे ही सबको पता चल गया बिना घोषित किए हुए कि ये सोनिया गांधी की पसंद का तो ये है, ये ऑफिशियल कैंडिडेट है। इसलिए ए.के. एंटनी से लेकर के तमाम नेताओं के जो हस्ताक्षर थे वो अवतरित हो गए कागज पर। सारे नेता जब नॉमिनेशन दाखिल कर रहे थे तो उनके पीछे खड़े हुए थे। वो कोई मल्लिका अर्जुन खड़गे के लिए निष्ठा व्यक्त नहीं कर रहे थे, वो 10 जनपद और सोनिया गांधी के लिए निष्ठा व्यक्त कर रहे थे। तो जो आपने प्रश्न किया है, मूल अब उस पे आते हैं
ये जो 10 जनपद इस समय कर रहा है, जो इस समय कवायद चल रही है, ये ताकत, फिर से ताकत प्राप्त करने का एक, वो कहते हैं ना कि इधर से घुमा करके अगर कान पकड़ना चाहे, उधर से कान पकड़ना चाहे, उस अंदाज में इस समय ये परिवार फिर से वो ताकत बटोरने की कोशिश कर रहा है। और जो असंतोष के स्वर थे पार्टी के भीतर से, उनको भी एक तरीके से अलग थलग करने का एक बहाना, या एक, वो कहते हैं ना कि ये कदम उठा लीजिए तो इसका जवाब हो जाएगा, उस अंदाज में ये फैसले ले रहा है। जो आपका राजस्थान का संकट है, मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उस पर लोगों के बड़े जूते पड़े। मैंने कल कहा था कि जो कुछ अशोक गहलोत ने किया है, उसके बाद आप ये तय समझ लीजिए कि इनके राजनीतिक करियर का ये दुखद अंत होने जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में इन लोगों ने फॉल गेम खेला था, वैसा ही लगभग वातावरण अब राजस्थान में क्रिएट हो गया है। 25 सितंबर को जो कुछ हुआ है, और ना भूलें 25 सितंबर को इन्हीं मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन की मौजूदगी में वो सारा ड्रामा हुआ था। अब फिर से नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। सोनिया गांधी नए पर्यवेक्षक तय करेगी, वो फिर जाएंगे जयपुर, फिर से विधायक दल की बैठक होगी या उनकी 1 to 1 राय ली जाएगी, उसके बाद फैसला होगा, एक लाइन का प्रस्ताव पारित होगा, सोनिया गांधी को उसका अधिकृत कर दिया जाएगा कि आप फैसला करिए कौन नेता हो। अगर 25 सितंबर रिपीट हो गया तो आप समझिए कि अशोक गहलोत की क्या हालत कांग्रेस के भीतर होने वाली है, और 10 जनपद के परिवार की भी क्या हालत होने वाली है। तो ऐसे फंसे हैं राजस्थान में कि वो कहते हैं ना, इधर कुआं और उधर खाई, ये सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है। और जो लेटर ये माफीनामे के रूप में लेकर के गए थे सोनिया गांधी के पास, उसके जो कुछ सेंटेंस कैमरों में कैद हुए हैं और उस पर जो चर्चाएं चल रही हैं इस समय, उसमें जो भाषा लिखी गई है, उसमें जो कुछ सेंटेंस समझ में आ रहे हैं कि 102 हमारे साथ हैं, 18 सचिन पायलट के साथ हैं, उससे भी ये विदित होता है संजय जी कि अभी अशोक गहलोत हथियार डालने को तैयार नहीं है। इतना कुछ होने के बावजूद वो आखिरी समय तक भी प्रयास करेंगे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री ना बनने पाए। तो एक लिटमस टेस्ट है इस समय कांग्रेस नेतृत्व का, 10 जनपद परिवार का, कि राजस्थान के इस संकट से कैसे पार पाया जाए और जो इनकी अथॉरिटी है उसको कैसे कायम करें। ये बहुत बड़ी चुनौती इनके सामने है। जी ओंकार जी, वैसे सूचना ये है कि महेश जोशी को हटा दिया गया है चीफ विप पद से, और जो वो 102 की संख्या जो बता रहे हैं वो भी बड़ी अतिशयोक्ति है, जयपुर की जो सूचना है। और जब से शो कॉज नोटिस दिया गया 3 लोगों को, जिसमें शांति धारीवाल भी सम्मिलित हैं, तब से बहुत बड़ी संख्या में विधायक जो हैं वो न्यूट्रल हो गए और हाईकमांड के साथ हो गए हैं, जैसा कि कांग्रेस में होता रहा है। मनीष जी, आपका क्या विचार है? बिल्कुल सर, ओंकार सर ने बहुत क्लियरली अंत में जो छोड़ा है कि अभी सचिन पायलट का प्रकरण क्या है, इसीलिए मुझे लगता है कि पिक्चर अभी बाकी है। वो जो डायलॉग है ना, बॉलीवुडी डायलॉग की पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि पिक्चर अभी बाकी है। खड़गे को चयन होना था, ऐसा लगता है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड था कि अशोक गहलोत को जलील किया जाना है, अशोक गहलोत से मध्य प्रदेश राजस्थान की चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छीननी है। और होना यह है कि ये जो राहुल गांधी के रिफॉर्म की जो परियोजना चल रही है, उस परियोजना में मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने शो में मैंने इसकी चर्चा की कि केरल, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के जब से अध्यक्ष बने हैं और उसके बाद से जब वो अघोषित अध्यक्ष हैं, मम्मी के खड़ाऊ लेकर चल रहे हैं, जब से तब से कोई उपलब्धि राहुल गांधी की नहीं है। किसी राज्य में कांग्रेस ने जीत नहीं हासिल करवाई है उन्होंने। तो ऐसा लगता है कि केरल, चूंकि वायनाड में वो विधायक सांसद है, वहां से केरल में यदि जीत हो जाती है कांग्रेस की, तो बस कांग्रेसी ये कहने लगे कि करिश्मा हो गया, राहुल बाबा ने क्रांति कर दिया, राहुल बाबा को अब फिर से अध्यक्ष बनाया जाए। तो तब तक अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनना था। उसके बाद उनकी स्थिति बस वही होनी थी
कि सीताराम केसरी की तरह धोती खोल के धक्के मार के कांग्रेस मुख्यालय से बाहर कर दिया जाना था और राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना था, जैसे उनकी मम्मी बनी थी। लेकिन ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत ज्यादा खिलाड़ी थे, सीताराम केसरी से बड़े खिलाड़ी थे और उन्होंने सब कुछ भांप लिया। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अशोक गहलोत ने ये कहा मैंने मैडम से सॉरी कह दिया, लेकिन सॉरी से भारी शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया कि मैंने माफी मांग ली। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल कोई करता नहीं है। राहुल गांधी को जब सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में कहा गया था माफी मांगने के लिए, तो उन्होंने सॉरी कहा था, लेकिन इसके बदले सॉरी के बदले उन्हें दो बार अभिषेक मनु सिंघवी ने माफी मंगवाया। बाकायदा फिर कहना पड़ा कि नहीं, माफी शब्द का इस्तेमाल करना है, सॉरी नहीं। तो उन्होंने माफी शब्द का इस्तेमाल किया। तो अशोक गहलोत माफी भी मांग चुके हुए हैं, सॉरी के बाद उन्होंने माफी भी कहा। लेकिन अशोक गहलोत के बाद सचिन पायलट आए। सचिन पायलट भी दरबार में आकर के हाजिरी लगाई, मत्था टेका। सचिन पायलट को क्या आश्वासन मिला, महत्वपूर्ण ये है। और सबको ये जानता है कि कांग्रेस में दो धड़े हैं, एक मम्मी का और एक भाई बहन का। और आज की तारीख में चलता भाई बहन का है, लेकिन चलने नहीं दिया जाता है। अशोक गहलोत हो चाहे कमलनाथ हो, ये चलने नहीं दे रहे हैं। अशोक गहलोत और राहुल गांधी के बीच 36 का आंकड़ा है, ये सबको ही जानता है। आप राजस्थान में रह रहे हैं, उसको बेहतर समझ पा रहे होंगे कि अशोक गहलोत को एकदम से फूटी आंख नहीं सुहाते राहुल गांधी, और राहुल गांधी को अशोक गहलोत नहीं सुहाते। ऐसे में महत्वपूर्ण ये है कि क्या राहुल गांधी के सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या माफी, इतना बड़ा झटका जो दिया कांग्रेस में, ऐसा होता नहीं है वो कि कांग्रेस अध्यक्ष को ऐसी जलालत हो जो अशोक गहलोत ने करवाई। अब अशोक गहलोत कुछ भी कह ले, लेकिन इतना तो तय है कि वो जो अजय माकन जो गए थे और जो अजय माकन के साथ साथ जो लोग गए थे, खड़गे साहब, ये दोनों जो वहां गए थे, वो किस लिए गए थे? वो सोनिया गांधी के प्रस्ताव को लेकर के। तो अपमान सोनिया गांधी का हुआ कि माकन साहब कह रहे कि किसी से कोई भी विधायक मुझसे मिलने नहीं आया, मैं इंतजार करता रह गया। ये जलालत सोनिया गांधी की हुई है। और राहुल गांधी अशोक गहलोत को माफी कर देंगे, इतना आसान नहीं है। तो सवाल ये, फिर क्या सरकार राजस्थान में गिरवाएंगे जैसे मध्य प्रदेश में गिरवाया? तो कांग्रेस में टसल बहुत जबरदस्त है। पिक्चर अभी बाकी है कि अशोक गहलोत को हटाया जाता है या नहीं, अशोक गहलोत को अभी कितना जलील होना है, या फिर यदि सचिन पायलट नहीं बनते हैं तो ये माना जाएगा कि भाई बहन की चली नहीं, स्क्रिप्टेड ये चल रही है। और खड़गे को अध्यक्ष बनना, एक कहीं ना कहीं एक और चीज सामने आ रही है कि इस खेल में दिग्गी की बड़ी भूमिका है। दिग्गी के बारे में कहा जाता है कि दिग्गी भाई बहन की पार्टी की तरफ से गेम खेलते हैं। सवाल यह कि दिग्गी क्यों फाइट में थे और दिग्गी क्यों वापस आ गए? मतलब इसका मतलब है कि अशोक गहलोत को हटाने के लिए दिग्गी लड़ाई लड़ रहे थे। तो कांग्रेस के अंदर बहुत द्वंद्व है, और कांग्रेस के इस द्वंद्व से जो ओंकार सर कह रहे थे कि फायदा जो बीजेपी को होना था, शुरुआत आपने भी इसी से की थी। मुझे लगता है कि कुछ भी हो जाए, बीजेपी को मौका तो है ही, और मोदी कहां हमला करेंगे। यदि दिग्गी हो जाते तो हो सकता है कि वो राहुल गांधी से ज्यादा स्टार प्रचारक हो जाते, क्योंकि दिग्गी कांग्रेस की बीजेपी के ऐसे स्टार प्रचारक हैं कि हिंदू आतंकवाद, आरएसएस का आतंकवाद, हिंदुत्व से घृणा, ये तमाम चीजें दिग्गी की देन है। तो दिग्गी बीजेपी के लिए ज्यादा बेटर हो सकता है, उसको साइड कर लिया गया है। लेकिन खड़गे खड़ाऊ हुई हैं, ये चीजें तो साफ दिख रही है। लेकिन अभी पूरी पिक्चर में भी बहुत कुछ होना बाकी है। अशोक गहलोत का गेम अभी मुझे लगता है बाकी है। जी, अशोक गहलोत का गेम अभी बाकी है। ओकार जी, अशोक गहलोत का गेम जो हम देखते हैं राजस्थान में, और हम यहाँ चूंकि राजस्थान में ही हैं, तो उनका गेम हमें काफ़ी अच्छी तरह से पता है, क्योंकि अशोक गहलोत एडमिनिस्ट्रेशन में सदैव शून्य रहे हैं। उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता एडमिनिस्ट्रेशन में। वे 24 घंटे उनके दिमाग में सिर्फ पॉलिटिक्स चलती है। क्योंकि एज ब्यूरोक्रेट हम लोग जब भी उनसे मिलते थे, किसी इशू को लेकर मीटिंग भी होती थी, तो उसमें हमें सदैव ये लगता था कि साहब इनका जो मन है वो कहीं और है, इनका कंसंट्रेशन हमारी बात पर नहीं है। और इसीलिए कई बार होता था कि हम बड़ी मेहनत से प्रेजेंटेशन करके कुछ बताते थे, और 15 मिनट बाद वही सवाल फिर से पूछ लिया जाता था, तो हमें फिर से वही बताना पड़ता था। तो ये हम सब लोग बाद में जाके जो थे, या तो मुस्कुराते थे, या कई बार मेरे जैसा उद्दंड जो था वो हंस भी लेता था इन चीज़ों को देख के। तो यह भी जनता को पता है, भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि गहलोत ने आज तक एक भी चुनाव अपने दम नहीं जीता, और जब जब उनको सामने किया गया है वो बहुत बुरी तरह से हारे हैं। वो मास लीडर नहीं है,
वो एमएलएज को पटाना जानते हैं, 10 जनपद को पटाना जानते हैं। उनकी जो ये 3 चीज़ें होती हैं कि शीर्ष नेतृत्व, एमएलएज और जनता, उसमें से 2 को उन्होंने हमेशा से सेट कर रखा था। इस बार उसमें से एक निकल गया है। पब्लिक तो उनके साथ कभी थी ही नहीं। जी, जी। और भारतीय जनता पार्टी भी उसको लगता है कि यदि गहलोत जी रहेंगे तो उसके लिए रास्ता बहुत आसान है, उसे बहुत कम परिश्रम करना पड़ेगा। यदि सचिन पायलट आ गए तो परिश्रम तो करवा लेंगे फिर भारतीय जनता पार्टी से। तो ऐसे में ये आपको लगता है कि ये पहली बार ये कुछ सही खेल खेलने जा रहे थे हमारा जो शीर्ष नेतृत्व था कांग्रेस का, और उसमें भी वो सफल नहीं हो पाए। अब संभवतः दोबारा प्रयास करके यदि सचिन पायलट को बनाते हैं तो आगे जो अगले साल चुनाव आ रहा है उससे तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से तो ठीक रहेगा, लेकिन तब तक पार्टी बचेगी कि नहीं ये पता नहीं। संजय जी, जहां तक मेरा अपना आकलन है, देखिए कांग्रेस का बड़ा संकट क्या है? कांग्रेस का बड़ा संकट ये है कि कोई एक नेतृत्व नहीं है। जो राज्यों के इनके नेतृत्व हैं उनको दिशा निर्देश देने के लिए कोई एक आदमी ऐसा नहीं है कि जो ये कहे कि भाई ऐसा कर लीजिए या वैसा कर लीजिए। दूसरे, जो गुलाम नबी आजाद ने चिट्ठी लिखी थी 7 पेज की सोनिया गांधी को, उसमें कहा था कि 2014 से पहले, जब तक कि आपने राहुल गांधी को उपाध्यक्ष नहीं बनाया था, तब तक पार्टी के भीतर एक मैकेनिज्म था। एडवाइस ली जाती थी सीनियर मोस्ट नेताओं की, जो अलग अलग राज्यों के विशेषज्ञ थे। उसके बाद फैसले लिए जाते थे। राहुल गांधी ने उस सारी व्यवस्था को चौपट करके रख दिया। जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि इस समय जो क्योस की स्थिति है, जिसका जिक्र अभी मनीष जी ने किया है, कि एक भाई बहन है, एक माताजी हैं उनकी, और जो बुजुर्ग नेता हैं वो माताजी के इर्द गिर्द रहते हैं, उनसे आस उम्मीद लगा के रखते हैं। जो यूथ है, जिसमें कुछ उद्दंड किस्म के भी लोग हैं, वो राहुल गांधी से कुछ अतिशय मतलब उम्मीदें पाले हुए हैं और निराश होकर के पार्टी से बाहर भाग जा रहे हैं। उनमें ज्योतिरादित्य भी है, जितिन भी है, आपके अशोक तंवर भी हैं, सुष्मिता देव भी हैं, बहुत सारे नाम मैं गिना सकता हूँ। आरपीएन सिंह हैं। हाँ, आरपीएन सिंह तो लेटेस्ट ही थे। सब छोड़ करके भाग चुके, उनका मोह भंग हो चुका। और पहले और 5 साल 7 साल पहले जाए हिमंता बिस्वा शर्मा, जो इनके डोगी से चिढ़ करके भाग खड़े हुए थे। तो एक लंबी सूची है। ना ये युवाओं को उम्मीद बंधा पा रहे हैं, ना ये बुजुर्गों को ही सम्मान दे करके, उनकी सलाहें लेकर के, उनको तुष्ट और संतुष्ट करके, उनको सम्मान दे करके उनको बनाए हुए हैं। अगर हम गौर फरमाएं तो जो सलाहकार मंडली में लोग हुआ करते थे, उनमें जनार्दन द्विवेदी से लेकर के बहुत सारे लोग हैं। अंबिका सोनी, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल तो खैर कभी नहीं थे, लेकिन कुछ और चेहरे थे, वो सब अलग थलग कर दिए गए। अशोक गहलोत निसंदेह पिछले 40-50 सालों से कांग्रेस की ही सेवा करते आ रहे हैं। संजय गांधी के समय से, राजीव गांधी के समय से, इंदिरा गांधी के समय से एक निष्ठ कार्यकर्ता के तौर पर रहे हैं। पर जो बात आपने कही है कि अशोक गहलोत जमीन पर तो कहीं नहीं है। जमीन पर उनके पिछड़े होने की वजह से जो प्रभाव है वो है, बाकी तो वो चुनाव जितवा सकते हैं या अतीत में उन्होंने चुनाव जितवाए हों, ऐसा तो नहीं लगता है। तो ये जो पहली पीढ़ी के लोग हैं, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हों, अशोक गहलोत हों, कुछ और चेहरे आप लगा लीजिए, वो मतलब राजीव गांधी की भी संतान को सर कह करके बोलें, उनको अपना लीडर माने और जैसे वो कहें वैसे डांस करना शुरू कर दें, ये संभव है नहीं। और ये चीजें, ये जो नई पीढ़ी है 10 जनपद परिवार की, समझने को तैयार नहीं है। ये लोग कांग्रेस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मान करके सीईओ जैसा व्यवहार करते हैं नेताओं के साथ में।
तो कांग्रेस का जो संकट है वो बहुत बड़ा है। ये सब जो कवायद इस समय चल रही है, जैसा मैंने कहा था कि अपनी जो खोई हुई अथॉरिटी है, जैसे मनमोहन सिंह के समय, मैं तो मजाक में कभी कभी कहता हूं कि मनमोहन सिंह को 2004 और 2009 में प्रधानमंत्री बनाया तो गया, पर बताया नहीं गया कि प्रधानमंत्री आप ही हैं। तो प्रधानमंत्री की सुपर प्राइम मिनिस्टर की भूमिका में 10 जनपद रहा, और उनके कुछ अपने सेक्रेटरिएट के जो अधिकारी थे रिटायर्ड, और अहमद पटेल, वो पीएमओ के बीच में फाइलों का आदान प्रदान करते रहते थे। मैडम जो कहती थी वो हो जाता था। इनको एक और ऐसा ही नेता चाहिए था, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व रूप में मिल गया है। फिर से ये वही सब चलाना चाहेंगे। और राजस्थान का जो संकट है ये इतना पेचीदा है, इसको अगर इन्होंने नहीं सुलझाया, प्यार से नहीं सुलझाया, प्यार से भी क्या अशोक गहलोत तैयार हो जाएंगे नेतृत्व परिवर्तन के लिए? सचिन पायलट को मुख्यमंत्री जब वो शपथ ग्रहण करें तो वो क्या अग्रिम पंक्ति में वरिष्ठता के नाते, वरिष्ठ होने के नाते, परिवार का मुखिया होने के नाते बैठेंगे, और उनके समर्थक क्या सचिन पायलट को माला डालेंगे? बहुत यक्ष प्रश्न है, इनके जवाब इतने आसान बिल्कुल नहीं है। और जो कुछ चल रहा है ये बहुत कुछ तय करने वाला है। जी मनीष जी, आप क्या सोचते हैं, राजस्थान में चुनाव में जाने के लिए कौन बेहतर विकल्प है, अशोक गहलोत या? देखिए सर, मुझे लगता है कि राजस्थान से पहले इनके सामने गुजरात चुनौती है, और गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए माल चाहिए, और ये माल छत्तीसगढ़ से उन्हें मिलेगा नहीं। इनके पास 2 ही स्टेट बचा हुआ है, राजस्थान और छत्तीसगढ़। यक्ष प्रश्न कांग्रेस के पास ये भी है, इन भाई बहनों के नकारेपन, इनके बचकाने जिद। वैसे प्रधानमंत्री बहुत मजा लेते हैं, कई बार पार्लियामेंट में कह देते हैं, कई बार कुछ लोग प्रौढ़ हो जाते हैं, लेकिन मानसिक रूप से बच्चे ही रहते हैं। और राहुल गांधी के लिए मजा लेने के लिए तो सीबीएसई के बच्चों के सामने कह देते हैं कि क्या, मुझे याद होगा आपको कि 11th 12th के बच्चे कुछ रिसर्च करके लाए थे, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि तुमने जो ये बनाया है वो क्या 52 साल के बच्चों के लिए भी काम आएगा क्या? तो बच्चे हंसने लगे। सबको अपने प्रधानमंत्री की बात समझ में आ गई कि वो किसके लिए कह रहे हैं 52 साल का बच्चा। तो ये समझ में आता है कि इस परिवार का जो ओंकार जी जिस बात को कह रहे थे कि ये जिद जो इन दोनों भाइयों का, जब से कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने हैं तब से जो राहुल गांधी की हर मामले में एंट्री, आप सोचिए कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, हर कोई जानता है। तो फिर ये भारत यात्रा, ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी क्यों क्या कर रहे हैं? ये कैप्टन अमरिंदर की जगह पे कौन सिद्धू बनेगा, कौन बनेगा, ये तय राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा क्यों कर रहे हैं? किस हैसियत से? राहुल ना उपाध्यक्ष है, ना महासचिव है, ना कुछ भी है। तो ये दिखाता है कि अध्यक्ष कुछ होना नहीं है, सुपर प्राइम मिनिस्टर जैसे इनकी मम्मी थी वैसे सुपर प्रेसिडेंट ही परिवार का होगा। महत्वपूर्ण ये है कि राजस्थान में जो भाई बहन की जिद है कि गहलोत तो जाना ही चाहिए, उसमें क्या सचिन पायलट आएंगे? सचिन पायलट आएंगे तो एक घायल सांप की तरह अशोक गहलोत का रिएक्शन क्या होगा? माफी मांग के आ चुके हैं वो, उनके पास अब बहुत कुछ कहने का, भाई हम तो माफी, इस बुढ़ौती में जाके माफी मांग चुके हैं 10 जनपद में, अब इससे ज्यादा मुझसे इस उम्र में क्या कराना चाह रहे हो? इसके बाद भी यदि अशोक, दोनों चीजें हैं, कहते हैं ना कि इधर कुआं इधर खाई है। अशोक गहलोत के बदले यदि सचिन को नहीं बनाते हैं तो सचिन क्या, कब तक सचिन अपमान झेलेंगे? सचिन उस समय अध्यक्ष थे जब चुनाव हुआ था, तो पूरा सचिन के नाम पे लड़ा गया, और आकर के जो है मलाई जो है अशोक गहलोत चाट गए आकर के, क्योंकि वो 10 जन वो सोनिया गांधी के ज्यादा क्लोज थे। राहुल गांधी के आंखों में वो तब से खटक रहे हैं जब 2019 का परिणाम आया और उसमें अशोक गहलोत ने राजस्थान से इतना बड़ा लड्डू लेकर के दे दिया। आप, तुम चीफ मिनिस्टर हो वहां के, और आपके राज्य से एक सांसद आप नहीं दिला सकते, अपने बेटे के चक्कर में आपने सब कुछ तबाह कर दिया। उनकी नाराजगी कमलनाथ पे भी था कि भाई वो अपने बेटे के चक्कर में उसने बर्बाद किए, और इसी जोश में राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ा था कि ये दोनों भी अध्यक्ष पद छोड़ देंगे, कुर्सी छोड़ेंगे। कमलनाथ को तो कान पकड़ के निकाला गया, लेकिन अशोक गहलोत बच गए। अशोक गहलोत और कमलनाथ के लिए तब से राहुल गांधी को ये गुस्सा है कि मुझे अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा, मैंने छोड़ दिया, इन लोगों ने नहीं छोड़ा। तो राहुल गांधी अशोक गहलोत को छोड़ने वाले नहीं हैं, और यदि नहीं छोड़ेंगे तो फिर राजस्थान की सत्ता जाएगी, फिर गुजरात में पैसा कहां से लड़ा जाएगा? तो क्या गुजरात में जो नंबर 2 आम आदमी पार्टी बनेगी?
ये बहुत सारे, सिर्फ गुजरात का मामला नहीं, इनके लिए ये सिर्फ राजस्थान का मामला नहीं, इनके लिए गुजरात फंस रहा है। क्या गुजरात में जो बीजेपी के बाद अपोजिशन की जो ताकत है वो भी खत्म हो जाएगी दिल्ली की तरह? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गुजरात जैसे संपन्न राज्य में यदि अपोजिशन की भी ताकत आप खत्म कर दे रहे हैं, आप अपोजिशन क्या है, बार्गेनिंग का काम भी कह लीजिए, एक तरह से सत्ता की असली सरकार चलाने वाला काम, यदि गुजरात से कांग्रेस की वो हैसियत भी खत्म हो जाएगी जो दिल्ली से खत्म हो गई, तो कांग्रेस के लिए क्या कुछ होगा। तो मामला सिर्फ राजस्थान नहीं है, मामला गुजरात फंसा हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पिक्चर अभी बाकी है, बहुत कुछ अभी होना है, इंतजार कीजिए क्या कुछ हो रहा है। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया आपके जो प्रश्न है वो आप व्हाट्सएप के माध्यम से और सुपर चैट के माध्यम से आप ओंकार जी से और मनीष जी से पूछ सकते हैं। तो ओंकार जी, गुजरात का पेंच फंस रहा है, मनीष जी ऐसा मानते हैं, लेकिन गुजरात के पेंच के चक्कर में, क्योंकि यह गुजरात में मुझे तो लग भी नहीं रहा कि ये कोई बहुत अधिक गंभीर प्रयास इस समय कर रहे हैं कांग्रेस वाले, और इनको संभवतः ये लगता है कि सचिन पायलट को आगे करेंगे तो कुछ फाइट हो सकती है। तो इस ऊहापोह में क्या ये कोई निर्णय ले पाएंगे? संजय जी, निर्णय तो लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने निर्णय नहीं लिया, एक बार फिर कंधे ढीले छोड़ दिए, हथियार डाल दिए, तो इसका बहुत बुरा संदेश जाएगा, गलत संदेश जाएगा। वैसे ही कांग्रेस का जो पूरा बचा खुचा संगठन और कैडर तो उनके पास है नहीं, पर जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी नेता हैं, उनके सबके जो मनोबल हैं वो गिरे हुए हैं। और अभी हाल में तो पिछले 6-8 महीने में तो हमने अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के मुंह से ही ये सुनना भी शुरू कर दिया है। वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस को पुनर्जीवित करना है तो पुनर्जीवित करना है, मतलब वरिष्ठ नेता भी मान चुके हैं कि कांग्रेस मरणासन अवस्था में पहुंच चुकी है। तो ऐसी हालत में इसको कौन लेकर के गया है? पिछले 1998 से लेकर के, जब से चचा केसरी को बहुत बेइज्जत करके, और चचा केसरी भी चुने हुए थे, शरद पवार और राजेश पायलट को हरा करके अध्यक्ष बने थे, तो उनकी तो अंतिम क्रिया 2 साल के भीतर इन्होंने कर दी थी सोनिया गांधी को लाने के लिए। उसमें प्रणब मुखर्जी भी थे, उसमें कुछ दूसरे लोग भी थे, जो प्रणब दादा की ज़्यादा भूमिका थी कि सोनिया गांधी को लाओ और चचा केसरी को बाहर करो। तो चुने हुए अध्यक्ष को धकिया करके कांग्रेस के दफ्तर से बाहर किया गया था। फिर 2000 में जब जितेंद्र प्रसाद चुनाव लड़ने की भूल कर बैठे थे, 100 वोट भी नहीं मिल पाए थे, सोनिया गांधी को एक तरफा 7500 से ज़्यादा वोट मिल गए थे डेलीगेट के। तो मेरा कहना ये है संजय जी कि अशोक गहलोत हों, भूपेश बघेल हों, या बचे खुचे इनके दूसरे जो जैसे झारखंड में ये सहयोगी के रूप में हैं, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में तो इनको धेला नहीं मिल रहा होगा, हाँ झारखंड से मिल रहा होगा, महाराष्ट्र से मिल रहा होगा जब तक उद्धव ठाकरे सरकार में थे। लेकिन अब अगर आप जैसा भी छत्तीसगढ़ है वहाँ से अगर दोहन कर रहे हैं, राजस्थान से आप अशोक गहलोत के द्वारा दोहन करते रहे हैं, और इससे भी बड़ी बात मैं कहता हूँ, आपके व्यक्तिगत संकट हैं, आपके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, वो मामले 2012-14 से चल रहे हैं, ईडी आपको पूछताछ के लिए तलब करती है, और आप अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ला करके 24 अकबर रोड के सामने बैरिकेड के पास खड़े कर देते हैं, धूप में खड़े कर देते हैं मुख्यमंत्रियों को, एक आम कार्यकर्ता की तरह, एक चपरासी समझ करके। तो ऐसे मुख्यमंत्री जो बेइज्जत किए जा रहे हैं, आपके द्वारा किए जा रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बयान देने हैं हमारे पक्ष में, ईडी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ। उनको स्क्रिप्टेड जो है नोटिंग दी जाती है कि आपको ये बोलना है।
चीफ मिनिस्टर्स का आप दुरुपयोग कर रहे हैं खुल करके, अपने कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, विधायकों का, सबका दुरुपयोग व्यक्तिगत कारणों, मुकदमों, भ्रष्टाचार के मामलों में भीड़ जुटा करके, हंगामे करवा करके कर रहे हैं। कब तक वो कार्यकर्ता आपका सम्मान करेंगे? कब तक वो चीफ मिनिस्टर आपका सम्मान करेंगे? तो एक पॉइंट तो ऐसा आ जाता है जब वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर के ये समझ लेते हैं कि हम तो इनके लिए अपरिहार्य हो गए हैं, हम इतने महत्वपूर्ण हैं, हमारे बिना तो ये एक कदम आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। अकेले इनकी हिम्मत नहीं है कि कानून का ये सामना कर सकें, ईडी का ये सामना कर सकें। इनको 10, 20, 100 आदमी साथ में चाहिए जो इनकी हौसला अफजाई करके ईडी के कार्यालय तक पहुंचा सकें किसी तरीके से। तो ये एक बड़ा संकट इस समय कांग्रेस के भीतर है। और एक बात जो कभी कभी भाव तौर से कर कहते थे, उसको मैं रिपीट कर दूं आपके प्रोग्राम में। वो कहते हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि ये लोग तो कांग्रेस को निपटाना चाहते हैं। इनके मन में ये है कि कांग्रेस की जो देश भर में संपत्ति फैली हुई है, कांग्रेस को निपटाओ जल्दी से जल्दी, सबको भगाओ, और फिर हम परिवार के 3 लोग रह जाएंगे, कुछ हमारे चाटुकार रह जाएंगे, फिर वो संपत्ति पर कब्जा कर लो। भले ही ईडी और दूसरी एजेंसियां बाद में पीछा करती रहें, पर गेम ये है। तो कई बार ये शंका होती है, क्योंकि जिस तरह के बयान देते हैं अर्थनीति पे, रक्षा नीति पे, विदेश नीति पे, देश के हित से जुड़े हुए मसलों पर, सेना के पराक्रम और शौर्य तक पर ये लोग सवाल खड़े कर देते हैं। ये बिना सोचे समझे बयान दे देते हैं कि चीन ने हमारे देश में घुसपैठ कर रखी है, हमारी जमीन कब्जा रखी है। इसका मतलब आप सेना के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, उसकी सूझबूझ, उसके पराक्रम पर, उसके शौर्य पर, उसकी काबिलियत पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे कांग्रेस का फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? और जिस तरह की तुष्टीकरण की नीति ये लोग अपनाते रहे हैं, और अब तो खुल्लम खुल्ला अपनाने लगे हैं, लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि आज़ादी से पहले जो मुस्लिम लीग थी उसमें और कांग्रेस में अंतर क्या रह गया है। तो ये सारे आत्महत्या वाले जो इनके स्टेप हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये लोग पार्टी की बेहतरी के लिए तो सोच ही नहीं रहे हैं, और ना ये ऐसे समझदार लोगों से सलाह लेते हैं जो इनको सही सलाह दे सकें। प्रशांत किशोर, उसने कोशिश की थी, उसको धकिया करके अलग कर दिया गया। 1-2 और भी लोग थे जिनको मैं जानता हूँ, बीच बीच में इनके सलाहकार बन करके आए थे, अब वो भी सब किनारा कर चुके हैं, भाग चुके हैं। तो इनको सही सलाह देने वाले चाहिए भी नहीं। ये हालत इन्होंने आज करके छोड़ी हुई है। और जहाँ तक गुजरात का प्रश्न है, जो अभी मनीष जी कह रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आम आदमी पार्टी वहाँ नंबर 2 बन जाए, तो अभी कम से कम इस चुनाव में तो ये आशंका नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो कुछ कर रही है उसके खुलासे होते जा रहे हैं, उनके झूठों के खुलासे होते जा रहे हैं। वो जो प्रपंच रच रहे हैं अपने आप को वहाँ फाइट में दिखाने के, वो सब हवाई हैं। और मीडिया को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, ये आम आदमी पार्टी से बेहतर कोई जानता नहीं है। तो ये मीडिया में ज़्यादा चमक रहे हैं, ज़मीन पर उतना नहीं है। मेरा अब भी यही मानना है, मरी गिरी जैसी हालत में कांग्रेस है, वहाँ मेन मुकाबले में कांग्रेस ही रहेगी भारतीय जनता पार्टी के साथ। जी मनीष जी, एक तरफ तो बात की ओंकार जी ने इनके सलाहकारों की, अब ये जो प्रेसिडेंट का कॉन्टेस्ट है वो खड़गे वर्सेस थरूर बन रहा है। अब खड़गे अगर बन भी जाएंगे तो क्या उनको अपने सलाहकार चुनने की स्वतंत्रता होगी, या कि वही जो लेफ्टिस्ट जो हैं वो सारे के सारे जो बैठे हुए हैं, पूरा जेएनयू और जहाँ जहाँ से भी लेफ्टिस्ट जो भी आपके जितने भी आपके आयशा इत्यादि के जो नेता चुनाव लड़े हुए थे वो पहुंच गए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ। तो खड़गे जैसे पुराने नेता उनके साथ में कैसे तारतम्य बैठा पाएंगे? सर मुझे लगता है कि कई बार अब ऐसा लगता है कि बनना खड़गे को ही था। ये
अशोक गहलोत को ये भान हो गया कि ये दिग्विजय सिंह को जो लड़ाया जा रहा है, ये दिग्विजय सिंह जो सामने है, वो दिग्विजय सिंह चूंकि दोनों भाई बहन का चहेता है, तो अशोक गहलोत को ये भाई बात परिवार में आज की डेट में हो ही रहा है जो दोनों भाई बहन चाह रहे हैं। अब आपने कहा वामपंथियों की बात, तो आप देखिए कि कैसे ये जो छद्म कांग्रेसी बने हुए हैं, ये जिसको मैं कहता हूं, ये सलीम यादव जो है, ये राहुल गांधी के साथ घूम रहा है दक्षिण में। ये शाहीन साजिश मैं कहता हूं सीए की स्क्रिप्ट में ये योगेंद्र यादव है, ये किसान आंदोलन में है, ये दिल्ली दंगा का खिलंदड़ है। ये सवाल की बात ये है कि किसान आंदोलन में जो जिस टीम में ये था उससे इस्तीफा देकर के ये भाग गया वहां, और यहाँ उसने दक्षिण उत्तर दक्षिण की बात करी कि जिस तरह से राहुल गांधी कहते हैं कि उत्तर के लोग मूर्ख होते हैं और दक्षिण के लोग समझदार होते हैं, क्योंकि अमेठी के लोगों ने उन्हें मार करके पीछे भगा दिया तो वहां से वायनाड जीते, इसलिए दक्षिण के लोग समझदार हैं। वहां जाके योगेंद्र यादव ने वही बात कही जो आप जो कह रहे कि वामपंथियों की चलेगी, वामपंथियों की सर चल रही है। ये छद्म रूप रखे हुए ये योगेंद्र यादव है, ये योगेंद्र यादव वो चाहे वो सोनिया में प्रियंका वाड्रा का जो संदीप सिंह है, ये सब कुछ चला वही रहे हैं। तो खड़गे बस सिर्फ एक खराव के रूप में होंगे, उन्हें बस सिर्फ वैसे ही बैठे रहना है। वैसे भी उनकी उम्र अब कितनी है और हम और आप जान ही रहे कि एक मनुष्य की उम्र की भी एक सीमा होती है, स्वास्थ्य उसके बाद जब शरीर जब थकता है तो वो समस्याएं भी है। तय सी बात यह है कि मुझे जो समझ में आता, जहां से मैंने शुरुआत किया है, इन लोगों को ये उम्मीद ये है कि केरल में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, केरल में हम कुछ ग्रोथ कर सकते हैं। केरल में ग्रोथ दिखते ही हम बस चिल्लाने लगेंगे राहुल गांधी और फिर थमा देंगे। अशोक गहलोत को इसका भान हो गया कि मुझसे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छीनेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष मुझे रहने नहीं देंगे, रहेंगे भी तो हमारी हैसियत नहीं रहेगी। खड़गे ये सब चीज झेल लेंगे, क्योंकि खड़गे को जो कुछ भी मिला हुआ है वो बस दान पत्र में लिखा हुआ चीज है, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव खुद हारे हुए हैं, और जो आदमी लोकसभा चुनाव हारा हुआ है वो राज्यसभा का में पार्टी का नेता बना हुआ है। तो खड़गे को पता है कि जो कुछ भी मुझे मिला वो परिवार, तो हर अपमान खड़गे सह लेंगे। गहलोत हो सकता है कि मतलब थोड़ा सा उनको लगता है कि मेरे पास तो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी थी, मैं तो राजस्थान से माल कमा करके दे रहा हूं, क्योंकि ये सारी बात है कि जहां आपकी सत्ता होगी बिजनेसमैन इन्वेस्ट वहीं करेगा। मैं अक्सर कहता हूं कि चूंकि मेरे बहुत जो क्लोज जर्नलिस्ट हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो कहा करते थे कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में यदि सरकार कांग्रेस की आ गई तो नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट जेल भेज देगा। ये मेरे सुप्रीम कोर्ट के कई साथी मुझसे कहा करते थे, गॉसिप का हिस्सा था, और वह तीनों जगह जीत गई। फिर क्या हुआ? फिर राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ा। कहने का मतलब, लेकिन हुआ क्या? इन राज्यों में सरकार आने के बाद क्या हुई बात? अशोक कपिल सिब्बल एक अलग टीवी चैनल खोलते हैं जिसमें बरखा दत्त हेड हो जाती है, और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह एक अलग टीवी चैनल खुलवाते हैं, अपनी बीवी को बनाते हैं वो चैनल हेड। वो दोनों चैनल खत्म हो गए मध्य प्रदेश की सरकार जाते ही। ये सामान्य बात नहीं है। इसका मतलब है कि सत्ता जब आपके पास होती है तो जो बनिया है, जो पैसा लगाने वाला है, वो इस उम्मीद में खर्चा करता है। और बहुत सारे जो कांग्रेस के खैराती पत्रकार थे वो इन दिनों दोनों चैनलों में खप रहे थे, बहुत सारे खप रहे थे। लेकिन महाराज मध्य प्रदेश में सरकार गिरते ही आप सोचिए, दिग्विजय सिंह राजा है, कपिल सिब्बल के पास अरबों की संपत्ति है, ये दो लोग अपने पैसे से दो चैनल नहीं चला सकते थे। इन्हें बनियों को, मारवाड़ियों को इन्हें ठगना था। अब सत्ता रहेगी तभी ठगेंगे, क्योंकि ये क्यों कर हो रहा था? क्योंकि ये उम्मीद बनाए हुए थे हम 3 राज्य में आ गए हैं, हम केंद्र में भी मोदी हटा के आ जाएंगे, तो उन लोगों को लगा इन्वेस्ट करो। अब कोई भी व्यापारी जो है ना, मुफ्त में पैसा किसी को नहीं देता। इन लोगों से मेरा इंडिकेशन ये है कि राजस्थान में सत्ता जाने का मतलब तबाही है। राजस्थान, यदि इन भाई बहनों ने जिद कर दी, अशोक गहलोत को हटवाया, ये दोनों एक, और नहीं भी हटवाया तो सचिन पायलट छोड़ देंगे क्या? राज्य की सरकार, कहीं की सरकार की बड़ी ताकत होती है, व्यापारी पैसा वहीं इन्वेस्ट करेगा। ये दो जो मैंने उदाहरण दिए हैं, ये मुझे लगता है कि मैं अक्सर कई बार देता हूं, संकेत है कि आखिर अशोक, यदि राजा साहब कहे जाते हैं तो एक राजा एक टेलीविजन चैनल नहीं चला सकता था क्या? उसकी बीवी को बहुत अच्छा शौक था कि हम चैनल हेड बने रहे, तो क्यों खत्म हो गया? कपिल सिब्बल की पत्नी चैनल हेड का था, बरखा दत्त को अपमानित किया, सुप्रीम कोर्ट में मामला तक चला गया, बरखा दत्त ने छोड़ा नहीं सिब्बल को। सिब्बल बहुत अपने आप को काबिल बनते हो कि हम सुप्रीम कोर्ट के बहुत काबिल हैं, लेकिन नाको चने बरखा दत्त ने चबवा दिया उनकी पत्नी के लिए। पत्नी अपमानित करती है। मैसेज ये है कि जब सत्ता होती है तो आपके पास धन आता है। यदि राजस्थान की सरकार चली गई तो कांग्रेस की तबाही तय है, हर चीज बिकने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष के साथ राजस्थान की सरकार बहुत मायने रखता है। और मैं इसीलिए गुजरात कह रहा था कि हर कोई ये जानता है कि अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक भ्रम की स्थिति है कि दिल्ली में भ्रम
दिल्ली में कोई नहीं मान रहा था कि 67 सीट आ जाएंगे। कौन मानता था? कौन कह रहा था कि पंजाब में उसकी सरकार आ जाएगी? लेकिन आई तो ये कि एक भ्रम की स्थिति जब आप बनाते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। ये हमारे जो खैराती पत्रकार है, परसेप्शन ही तो बनाते रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये हर कोई जानता है गुजरात में सत्ता तो किसकी आनी है, लेकिन विपक्ष की भूमिका है। यदि केजरीवाल ने षड्यंत्र कर लिया और ये भ्रम की स्थिति बन गई, यदि वाली मामला है, तो बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए कांग्रेस को डर राजस्थान के साथ, गुजरात के साथ के लिए भी हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। जी, नहीं, बात तो आपकी तार्किक है। और अब हम प्रश्नों पर चलने से पहले कुछ अभिषेक तिवारी जी देख रहे हैं इस शो को, और उनके एक दो कमेंट हैं। तो कह रहे हैं कि मनीष भैया, कांग्रेस कभी रिवाइव अब नहीं कर सकती क्योंकि वो भारत के ग्रॉस रूट से बहुत दूर हो चुकी है। एक लाइन में यही उत्तर है। ओंकार जी, आपसे पहले पूछेंगे इसके बारे में। नहीं, बिल्कुल सही आकलन है अभिषेक जी का। अभिषेक जी को नमस्कार, वो शो देख रहे हैं, बहुत आभार। और उनका आकलन बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छे वो चिंतक और विचारक हैं। कांग्रेस की तमाम गतिविधियों को बहुत ध्यान से वो नज़दीकी से देखते भी हैं। और कांग्रेस की आज जो हालत हो गई है, अभी तो है 2 राज्यों में, 2023 में इन दोनों राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। जरा उसके बाद का जो सीन क्रिएट होने वाला है उसकी कल्पना करिए। जो कांग्रेस मुक्त वाला एक सिगुफा छोड़ा था नरेंद्र मोदी साहब ने, वो तो मुझे लगता है कि साकार होने वाला है 2023 में। किसी भी राज्य में उम्मीद बहुत कम है। हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकता है। अब कर्नाटक से उम्मीद लगाए बैठे हैं कांग्रेस वाले। जी, तो कुछ कह नहीं सकते हैं, पर ये हो सकता है कि 2023 में वो जुमला जो है वो कंप्लीट हो जाए। हालांकि झारखंड में अभी घिसट रही है सरकार, पता नहीं कब तक। और तमिलनाडु का तो मैंने कहा कि तमिलनाडु में तो वहाँ डीएमके की सहयोगी है, तो वहाँ तो इनका कुछ ना चलता होगा ना कोई सुनता होगा इनकी, तो वहाँ तो केवल नाम के लिए है। जी मनीष जी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अभिषेक जो कह रहे हैं वो एकदम तार्किक है। और सबसे बड़ी बात है कि आप बने तब रहेंगे ना जब आप चाहेंगे। इंटेंशन ही नहीं लग रहा। यदि इंटेंशन यदि ये होता, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस पार्टी ये आप हालात, पॉलिटिक्स में हालात देखा जा रहा है। आप ओंकार सर ने बहुत शुरुआत में बात की, मुस्लिम लीग का विकल्प बनती जा रही है कांग्रेस। ये हालात नहीं देख रहे कि ये कभी हिंदू जो है सेंट्रलाइज होकर वोटिंग नहीं करता था, ये कांग्रेस की देन है। और आज भी कांग्रेस वही तुष्टीकरण का ढोंग कर रही है। कैसा लग रहा है कि इस देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने के बाद मुसलमानों के लिए एक देश मिल गया, और ये जो देश बाकी का हिस्सा हमारे हिस्से में आया, उसको लेकर के भी कांग्रेस वही मुस्लिम लीग का खेल खेल रही है। इस देश की जनता ये समझने लगी है। अब इस देश की जनता समझने लगी कि आखिर इस पार्टी में अशोक गहलोत, इस पार्टी में दिग्विजय सिंह की अहमियत क्यों है, इस पार्टी में चिदम्बरम की जैसे व्यक्ति की अहमियत क्यों है, जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहता है कि राम और रामायण का वजूद नहीं है इस देश में। तो कांग्रेस इस देश को वहां चोट मार रही है जो उसकी आत्मा है। अब समय बहुत लगा हम सबको इस समझने में, कांग्रेस की पहचान अब हो चुकी हुई है। और मुझे इसलिए लगता है कि जो अभिषेक कह रहे हैं बिल्कुल सटीक बात है कि कांग्रेस अपनी जड़ में मट्ठा खुद डाल रही है। ये विपक्ष को, ये बीजेपी को और मोदी को बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये अपना अपना वजूद ये लोग खुद खत्म कर रहे हैं, इन्हें कोई नष्ट करने वाला दूसरा नहीं है। अभी मनीष जी ने एक टिप्पणी की है दिग्विजय सिंह पर, मैं एक टिप्पणी कर दूं संजय जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। 24 घंटे में जो कुछ हुआ है, दिग्विजय सिंह ने जो कुछ किया है, उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि ये जो एक हवा बनी हुई थी, एक वहम बना हुआ था मीडिया के द्वारा कि दिग्विजय सिंह 10 जनपद के करीबी हैं, और उस लुटियन मीडिया के एक पार्ट ने ये कहना शुरू कर दिया कल कि ये सोनिया गांधी का प्लान बी है। यानी अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो अब सोनिया गांधी का प्लान बी ये है कि दिग्विजय सिंह अब अध्यक्ष होंगे। क्या हुआ साहब? वो प्लान बी कहाँ घुस गया? इसका मतलब ये है कि जो लुटियन मीडिया है, ना तो इनको कुछ समझ है ना पता है, ना दिग्विजय सिंह को पता है कि तीर कहाँ से उड़ रहा है और कहाँ जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने जाकर के नॉमिनेशन जो प्रपत्र थे उनका एक बंडल उठा लिया।
ये मैसेज देने के लिए कि अब तो मैं अध्यक्ष बनने जा रहा हूं। क्या हुआ, हवा निकल करके रह गई। जब वो सुबह जाकर के मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले तो क्या कह रहे हैं उनसे कि अगर मुझे पता होता कि आप नॉमिनेशन दाखिल करने वाले हैं तो मैं नामांकन पत्र ही ना लेकर के आता। इसका मतलब ये है कि ये जो बेकार का एक वहम बना हुआ है कि ये 10 जनपद के क्लोज हैं, बिल्कुल नहीं है। सोनिया गांधी इनसे कॉन्फिडेंशियल बातें भी बिल्कुल शेयर नहीं करती, बिल्कुल डिस्कस नहीं करती। उन्होंने फोन उठा करके मल्लिकार्जुन खड़गे को कह दिया कि जाकर के आप नॉमिनेशन दाखिल कर दीजिए, और पूरे कांग्रेस परिवार में जो 10 जनपद का ताबेदार और सेवक है उन सब में मैसेज चला गया कि मैडम का कैंडिडेट तो दिग्विजय नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे है। तो दिग्विजय की तो ऐसी हवा निकली है 24 घंटे में कि मुंह छिपाने की जगह नहीं बची है। सर इसमें मैं जोड़ दूं, इसमें मैं भी जोड़ दूं, ओंकार सर जो कह रहे हैं बहुत सटीक है। अब दिग्विजय सिंह को सोनिया गांधी फूटी आंख नहीं पसंद करती है, फूटी आंख नहीं पसंद कर सकती। ये बात ये अलग है कि राहुल गांधी को पटाए हुए हैं ऐसा अंदर। अब जिन पत्रकारों की बात कर, जैसे दिग्विजय सिंह के घर पे यदि आप जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस रिपोर्टिंग के दौरान मुझे ये अनुभव मिला, दिग्विजय सिंह के दौर की कोटरी है और जितने ये बुजुर्ग पत्रकार हैं कांग्रेस के, ये सब के सब दिग्विजय सिंह खबरें प्लांट करते हैं, खबरें पैदा करते हैं, दिग्विजय सिंह के मुताबिक खबरें चलती हैं। तो ये चीजें बहुत सही सटीक बिंदु जो ओंकार से डाल रहे थे एकदम बिल्कुल सटीक है कि दिग्विजय सिंह ये खबरें परसेप्शन वो क्रिएट करते हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह काम बहुत आते हैं इन पत्रकारों के। क्योंकि मैंने बहुत नजदीक से इस चीज को महसूस किया इस दौरान, मैं कहता हूं कि आज इस मंच पे भी हूं, और ये दिग्विजय सिंह और उनके जो सिपह सालार लुटियन दलाल हैं वो ये नहीं समझ पा रहे कि वो दौर चला गया कि परसेप्शन वो बनाएंगे और वही हो जाएगा। आज जो हम जैसे लोग जो इस मंच पे हैं, उस परसेप्शन की वो काट उनका हमारे पास है, जो इसको आमतौर पे खुलकर किस तरह की चर्चा नहीं होती थी। लेकिन सच यही है कि सोनिया गांधी जो कह रहे हैं 10 जनपद में कौन रह रही है, सोनिया गांधी रह रही है। सोनिया गांधी दिग्गी को फूटी कौड़ी नहीं पसंद करती। तो लगा अब इस दिग्विजय सिंह ने चूंकि बंटाधार कर दिया है पार्टी का, ये सोनिया बेहतर जानती है, लेकिन उसका अपना एक वोट बैंक है और उसने उसका एक परसेप्शन क्रिएट करने वाला एक गिरोह है। क्योंकि हर पत्रकार की पहुंच तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक तो है नहीं, लेकिन लगभग हर कांग्रेसी पत्रकार की पहुंच दिग्गी तक है। दिग्गी की एक खासियत है कि दिग्गी हर पत्रकार का फोन उठाते हैं। दिग्गी गिफ्ट देने का कल्चर जो है उनका है कि वो हर कांग्रेसी पत्रकार को पिछले कुछ साल तक जो उनका पर्सनली जो सेलेक्टेड लोग हैं उनको बहुत महंगे महंगे गिफ्ट आते रहे हैं। चूंकि वो राजा हैं तो दिग्विजय सिंह खबरें कहां हैं वो कहां घुमा सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि इस खेल के असली खिलाड़ी दिग्विजय सिंह ही थे। जी अभिषेक जी का एक और कमेंट आया है, ओंकार सर खान मार्केट गैंग को कुछ पता नहीं है, सोनिया नीतीश कुमार नहीं है जो मांझी को सीएम बना दे जिसके पास अपना विवेक हो। आइए अब अपने, हाँ मनीष जी कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, वही बात क्लियर हो गया कि अब वो दौर चला गया है कि इन लोगों को जिन्हें लगता था कि हम परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं, हमारे चार जो सिपा सालार हैं वो तय कर देंगे कि मीडिया क्या कुछ करता है, वो दौर बदल चुका है। धीरे धीरे कांग्रेस इस चीज को जितना जल्दी समझ लें, दिग्विजय सिंह जैसे लोग जितना जल्दी समझ लें उतना बढ़िया है। जी, तो अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। उससे पहले सभी से दर्शकों से निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्रश्न 1-2 प्रश्न ही हैं, तो जरा उनको दिखाएं। दुलाल नंदी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको सहयोग के लिए। तो अगला प्रश्न, चिन्मय दातार, खड़गे के विधान मोदी को शक्ति दी तो सनातन सत्ता में रहेगा, पर आपका क्या विचार है? बीजेपी से कुंठा समाज में आती है पर सनातन से क्यों? हाँ, ये एक बार और भी तो कह चुके थे ना कि साहब के क्या खून खराबा हो जाएगा, रक्तपात हो जाएगा। ओंकार जी। सर आप ही जवाब दीजिए। बढ़िया जवाब देंगे आप। बिल्कुल, मेरे तरफ से भी बॉल आप ही के खेमे में है। खड़गे साहब वो है जो कर्नाटक के
उत्तरी भाग से आते हैं और वहां भी उनको ये समझ में नहीं आया कि वो अगर द्रविड़ियन पॉलिटिक्स खेलेंगे तो उसका क्या अंजाम होगा। और इस द्रविड़ियन पॉलिटिक्स के चेहरे को कर्नाटक जैसी जगह से और गुलबर्गा जैसी जगह से तो चुनाव हार गए। और उसके बाद जो है वो कहने लगे कि साहब की ये जो है वो आर्य और द्रविड़ हम लोगों को सताते रहे हैं और रक्तपात होता रहा है, तो ये रावण के प्रतिनिधि को बनाने जा रहे हैं अपना अध्यक्ष। तो ईश्वर ही इनकी रक्षा करे। और ईश्वर क्यों रक्षा करे, जब रावण के प्रतिनिधि बनाने जा रहे हैं तो फिर कोई रावण जैसे कोई आप माने। और राहुल वैसे भी चल रहे हैं साउथ में बहुत अच्छी तरह से, रावणों के साथ में कदम ताल मिलाते हुए। सही। अगला प्रश्न, अनिरुद्ध आचार्य, कांग्रेस मुक्त भारत निश्चित सत्य हो चुका, कहते हैं सरकार के मार्गदर्शन के लिए एक विपक्ष होना जरूरी है, क्या यह आज भी सही है? नहीं, बिल्कुल सही है साहब। लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी है, जो सरकार को चेक करता रहे, करेक्ट करता रहे। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं, ऐसा नहीं है कोई भी सरकार सारे फैसले सही ही लेती है। कई बार गलतियां होती हैं, कई बार गड़बड़ियां होती हैं, कई बार कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जिनकी अनदेखी हो जाती है। कुछ कानून ऐसे लाए जाते हैं जो जिनको आप नहीं कह सकते कि वो सर्वव्यापी हैं या समावेशी हैं या इस तरह की चीज़ें हैं। तो तब विपक्ष की आवाज़ अगर बुलंद होगी और वो सकारात्मक रूप से, ये नहीं कि कोई भी कानून आ रहा है, कोई भी नीति आ रही है, कोई भी मुद्दा है, आपको पार्लियामेंट हर सेशन में शुरू के 10-15 दिन ठप करके रखने हैं, काम नहीं होने देना है, हाय हुल्ला करना है, पार्लियामेंट के भीतर भी पार्लियामेंट के बाहर भी। एक सशक्त विपक्ष हो जिसके सामने सरकार जो है वो ठीक तरीके से काम करे, संतुलित तरीके से काम करे, तो एक अच्छा विपक्ष चाहिए। लेकिन बड़ा प्रश्न वही है कि इस समय जो विपक्ष है, क्या वो अप टू द मार्क है? क्या वो एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका वास्तव में निभा रहा है? वैसे तो अगर क्षेत्रीय दलों को हम देखें, मैं तो एक दिन सारी सीटें जोड़ रहा था कि पिछले करीब 20-22 साल में कुछ ऐसे दल जो कांग्रेस से टूट करके बने हैं, उनकी लोकसभा की सीटें अगर आप देखें तो वो कांग्रेस की वर्तमान सीटों से भी आगे हैं, 60 के आसपास उनकी सीटें बैठती हैं। तो ये हालत तो आज कांग्रेस की करके रखी हुई है। और जो विपक्ष दूसरे क्षेत्रीय दल हैं, उनके अपने एजेंडे होते हैं, उनके अपने स्वार्थ होते हैं। तो विपक्ष को भी एक्चुअल में अपनी भूमिका के प्रति थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि विपक्ष की वास्तव में जरूरत है, और ये हमेशा रहेगी। डेमोक्रेसी में विपक्ष की बहुत जरूरत होती है। जी। अगला प्रश्न, श्री हर्ष। ये बड़ा रुचिकर प्रश्न है। मनीष जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को यह वाला इलेक्शन कम से कम लड़के, जो उनकी लगातार हार हो रही है, पराजय हो रही है, तो वो जो चेन है वो तोड़ देनी चाहिए थी। कौन सा वाला चुनाव लड़के हैं, मैं समझ नहीं पाया। अध्यक्ष का, अध्यक्ष वाला चुनाव। कम से कम यहाँ तो विजय सुनिश्चित थी, इसको तो लड़ देते। नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि परिवार का नहीं बनाना है, हमें उन्हें एक मैसेज भी तो देना है कि हमें परिवार का नहीं बनाना है, तो फिर वहां चुनाव लड़ने का मतलब ही नहीं था। चुनाव कैसे परिवार का गुलाम बनाना है, परिवार बिल्कुल गुलाम बनाना है। संजय जी, आज मैं चेक कर रहा था इनका ट्विटर हैंडल कांग्रेस का, कि मैं देखूं ट्विटर हैंडल पे केवल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है या जो 3 नॉमिनेशन हुए हैं उनके फोटो और खबर भी दी गई है? नहीं दी गई। तो उनके लिए अध्यक्ष पद कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी मायने रखती है। सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, मुकेश भीमसरिया, ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कैसे देखते हैं?
तो वो तो याचिका खारिज करके सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना भी लगा दिया, तो अब इसमें क्या बचा है। और ईवीएम पे तो कांग्रेस जब जीतती है तो कभी ईवीएम का नाम नहीं लेती, विपक्ष वाले जब जीतते हैं तो कभी ईवीएम का नाम नहीं लेते। ममता दीदी जो है वो कभी ईवीएम का नाम नहीं लेती विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के इस पे सर चुनाव में। हमने एक विश्लेषण अलग से किया। 2 याचिकाएं आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण थी। इस वाले याचिका में तो 50,000 का जुर्माना किया है। मैंने आज दोपहर में अपने शो में इस दोनों विश्लेषण को किया है। एक और था जो शेर को पूरा गैंग जो कांग्रेस का है, अधीर रंजन चौधरी, ये संजय सिंह, ये पूरा ये इरफान हबीब एंड गैंग, इन सब ने जो कहा था कि ये शेर जो दिखाया गया है ये बड़ा क्रूर है, इस तरह की याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों याचिका पे दौड़ाया है, दोनों याचिकाकर्ता को बड़ी जलील किया है। और शेर वाले में तो ये कहा है कि ये मानसिक स्थिति जो है ना तुम्हारी सोच पे डिपेंड करता है। तो ये याचिकाकर्ता को सिर्फ नहीं कहा, ये राहुल गांधी को भी कहा है, सोनिया गांधी को भी कहा, अधीर रंजन चौधरी को कहा है, ये संजय सिंह को कहा, ये उस इरफान हबीब को कहा है जिसके इतिहास को पढ़कर हम सब, मेरी पीढ़ी जो बड़ी हुई है। मतलब ये कैसी मानसिकता है, सुप्रीम कोर्ट ने उस मानसिकता पर लप्पर लगाया है, उसका मैंने अलग से विश्लेषण इस पे किया है। और ईवीएम वाले में तो 50,000 जुर्माना भी किया है, क्या दोबारा से आमद जाना इस तरह के याचिका को लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट कितना कठोर हुआ है इस मामले में, इस चीज को समझना पड़ेगा। ईवीएम यदि याद हो तो सुप्रीम कोर्ट के कारण ही तो ईवीएम बनी। वैसे तो सेशन का था प्लान, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के भी उसमें थोड़ा बहुत नजिंग थी। प्लस जो ये पूरा का पूरा जो वीवीपीएटी है जो उसको सिक्योर करने के लिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे बना है। तो वीवीपीएटी के बाद में फिर क्या मांगते हैं ये। अगला प्रश्न। इसी के साथ प्रश्न पूर्ण हुए और आज का ये कार्यक्रम भी, इसको हम यहीं पर विराम देंगे। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओंकार जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।